जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग आसमानी बिजली क्या होती है लाइटनिंग स्ट्राइक जिससे कि व्यक्ति की मौत हो जाती है, और बादल गरजने से आवाज की होती है जिसे थंडर स्टॉर्म कहते हैं। क्या इन बिजली से बचा जा सकता है? इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बिहार में लगभग 250 लोग इस बिजली से मारे जा चुके हैं, और हमारे यूपी के भी पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में भी कई लोग इस बिजली के झटके से मारे जा चुके हैं। इस बिजली के चपेट में आने से, इस आसमानी बिजली के चपेट में आने से काफ़ी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग इस बात को ध्यान दें कि थोड़ी सावधानी बरतें और मेरे वीडियो को देखें और इसको सावधानी को फॉलो करें, तो शायद हम लोग अब कई जिंदगी को बचा सकते हैं। क्या होती है आसमानी बिजली, इस बात को समझने के लिए हम लोग पहले इस बात को समझेंगे कि जब हम लोग जानते हैं कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, जब धूप होता है तो उस धूप से तालाब और समुद्र के पानी जो होते हैं वो भाप बनकर ऊपर चले जाते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, आप सभी को समझ में आएगा, बहुत मजा आने वाला है। बस 10 मिनट वीडियो आप लोग देखिए। तो वो गर्मी में क्या होता है, धूप से उस समुद्र या तालाब के पानी क्या होते हैं, भाप बनकर ऊपर उड़ जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि ऊंचाई पे जाने पर हर 165 मीटर की दूरी पे, मींस 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर में जो कमी आती है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की आती है। इस बात को हम अगर आपको सिखाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ज्योग्राफी और साइंस के लेक्चर में आपको सिखाएंगे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट कैसे होती है हर 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे। बहुत टेक्निकली सिखाऊंगा। पहले हम लोग यहां पे सीख लेते हैं आसमानी बिजली के बारे में। अब देखिए वो भाप क्या कर रहा है, ऊंचाई पे जा रहा है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर में कमी आ रही है। धीरे धीरे भाप क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। उस भाप के ठंडा होने के कारण ऊंचाई पे जाने पे वो भाप क्या लेता है, छोटे बर्फ के टुकड़े के रूप में बन जाता है। छोटे बर्फ के टुकड़े के रूप में बन जाता है, और वो बर्फ के टुकड़े उस आसमान में जो है बादल के रूप में तैरते रहते हैं। अब जब हवा चलती है तो वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, मींस घर्षण करते रहते हैं। इस घर्षण के फलस्वरूप क्या होता है कि वहां पे जो स्टैटिक करंट उत्पन्न होता है, जैसे घर्षण होता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज, देखिए जैसे यहां पे पिक्चर में दिखाता हूं, जब यहां पे घर्षण होगा उस बादल के छोटे मींस बर्फ के टुकड़े में, तो पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, जिसके कारण एक इसमें स्थिर करंट मींस स्टैटिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अब इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो कैसे ये लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, मींस वो लाइट कैसे पृथ्वी पे आती है, इस बात को आप समझिए बहुत अच्छे तरीके से। जब बारिश का माहौल बनता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो जमीन के आसपास हवाएं चलने स्टार्ट हो जाती है। उस हवा चलने से क्या होता है कि यहाँ पे धूल कण जो होते हैं वो आपस में कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर घर्षण स्टार्ट हो जाता है। इस घर्षण के कारण क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज इस अर्थ के अंदर चले जाते हैं, और जो अर्थ होता है, पृथ्वी जो होता है, वो बहुत बढ़िया करंट रिजर्वायर होता है, मींस किसी भी वोल्टेज को बहुत तेजी से खा जाता है, तो उस नेगेटिव चार्ज को अर्थ खा जाता है। अब समझिए यहां से ये पॉजिटिव चार्ज आ गया जमीन के आसपास, और यहां पे जो बादल के कारण, जो घर्षण के कारण ये नेगेटिव चार्ज है, इसको नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज चाहिए ही, तो वो तुरंत यहां पे मिल गया, और ये बहुत तेजी से ये नीचे की तरफ आता है, जिससे हमको लाइट दिखाई देती है, क्योंकि करंट के रूप में ये आता है और ये विजिबल रीजन में चला जाता है, मींस दृश्य प्रकाश में के रूप में चला जाता है, जिससे हमको ये लाइट दिखाई देती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक कहते हैं। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, जो ये बिजली आती है, जो आसमानी बिजली है, जो हम समझाएं कि आसमानी बिजली कैसे जमीन तक आती है, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इस बात को समझते हैं। जो ये आसमानी बिजली है उसका जो वोल्टेज होता है वो 10 करोड़ वोल्ट का होता है। सोचिए कितना ज्यादा वोल्ट है, 10 करोड़ वोल्ट का, और जो हमारे घरों में सप्लाई होती है वो मात्र 220 वोल्ट की सप्लाई होती है। बताइए, 220 वोल्ट की सप्लाई से हम सारी चीजों को चला लेते हैं, और यहां पे 10 करोड़ वोल्ट की सप्लाई है, मींस जो आसमानी बिजली से आ रही है। दूसरी बात, इसमें जो करंट आता है इस आसमानी बिजली से वो 10,000 एम्पियर का करंट आता है। सोचिए कितना ज्यादा करंट आ रहा है। लेकिन ये बात समझिए कि हमारे घरों में जो अप्लायंसेस, इवन टीवी, फ्रिज, कूलर, सारे अप्लायंसेस मात्र 25 एम्पियर के करंट से चल जाते हैं। तो सोचिए जो आसमानी बिजली आ रही है इससे कितना ह्यूज करंट पैदा हो रहा है। इसको कैसे यूज करा जाए इस पे पूरी दुनिया भी लगी है। लेकिन दूसरी बात, जो हीट इससे प्रोड्यूस होता है वो 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर मींस हीट इस पे प्रोड्यूस होती है। सोचिए
सन के सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सन के सरफेस का टेम्परेचर, और हम लोग जानते हैं सन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उससे कई गुना ज्यादा ये हीट प्रोड्यूस करता है ये आसमानी बिजली। इस लेकिन सौभाग्य की बात मनाइए, ये नेचर की देन है कि ये जो बिजली आ रही है वो मात्र उसका जो लाइफ टाइम होता है वो 0.0005 सेकेंड होता है। अगर इसका लाइफ टाइम बढ़ जाए तो फिर इस पृथ्वी पे एकदम तबाही हो जाएगी। ये सौभाग्य की बात है कि इसका जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम क्षणिक समय के लिए होता है, जिससे बहुत सारी जाने से बच जाती हैं। चलिए, इस बात को हम लोग यहाँ पे समझ गए कि ये आसमानी बिजली कैसे आती है। अब हम लोग इस बात को समझेंगे कि ये जो आवाज आती है, जो कड़क की आवाज आती है, जो बादल गरजते हैं, वो क्यों गरजते हैं, कैसे गरजते हैं, इस बात को हम लोग अब थोड़े से आगे सीखने जा रहे हैं। जैसे सिंपल तरीके से समझिए कि आप घरों में क्या करते हैं, सब्जी जब बनाते हैं तो तेल में हम पानी डालते हैं, तेल गर्म हो उसमें पानी का छिटका लगाते हैं तो बहुत तेजी से आवाज आती है। आप लोग को फील आई होगी, ठंडी चीजों को गर्म चीजों में, जैसे हम कोई रॉड को गर्म कर दे, रक्त तप्त गर्म कर दे, रेड हॉट कर दे, उसको पानी में ले जाएंगे तो बहुत तेजी से आवाज आता है। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हम लोग अपने घरों में बचपन में देखे भी होते हैं, और सब्जी तो आज भी बनाते हैं, हम लोग देखते हैं। वैसे ही क्या होता है कि जब इतना ज्यादा हीट टेम्परेचर का 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड का ये यहां पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जब ये वायुमंडल में आता है तो हवा में क्या होती है, बूंदे होती हैं। अब वो बूंदे नमी होती है, उस नमी के कांटेक्ट में जैसे ही इतना ज्यादा टेम्परेचर का ये आता है लाइट, वैसे ही उस बूंदों के ऊपर पड़ता है तो बहुत तेजी से आवाज करता है, जिसके कारण क्या होता है वो वाष्प बन के बाहर चले जाते हैं और वो आवाज हमको दूर से आती हुई हमको प्रतीत होती है। और ये आवाज समझ में आ गया कैसे होती है, इसी को हम लोग ब्रजपात कहते हैं। इसी क्या कहते हैं हम लोग, ब्रजपात कहते हैं। एक बात आप लोग को और भी डाउट होता है कि प्रकाश पहले आती है, साउंड बाद में आता है। इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है। हम जानते प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, एकदम सही सुने हैं आप, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम या हवा में। और ध्वनि की जो चाल होती है, साउंड की जो स्पीड होती है वो मात्र 330 मीटर पर सेकेंड होती है। तो आपको ये समझ में जरूर आया होगा कि प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ साउंड से बहुत ज्यादा है। इस कारण से प्रकाश हमारे तक पहले आती है, उसके बाद बिजली चमकती है। आप लोग को मींस पहले प्रकाश आती है, फिर उसके बाद बिजली की आवाज सुनाई देती है। आपको ये बात स्पष्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा है और ध्वनि की चाल बहुत ही कम है। इस कारण से क्या होगा कि प्रकाश हमको पहले दिखाई देगा और ध्वनि बाद में आती है। चलिए, अब कैसे इस बिजली से हम बच सकते हैं, इस बिजली से कैसे बचने का तरीका हमारे पास है, इस सारी चीजों को हम समझ सकते हैं। जो 2500 मौतें हर हमारे जो आंकड़ा भारत की गवर्नमेंट दिखाती है कि लगभग 2500 लोग हर साल बिजली के चपेट में आने से मरते हैं, तो क्या हम इस मौत को बचा सकते हैं? जी हाँ, एकदम सरल शब्दों में कहें तो बचा सकते हैं। कुछ सावधानियां बरत के हम बचा सकते हैं। कैसे बचे, उस पर हम थोड़ा सा आप लोग से चर्चा करना चाहेंगे। एक होता है लाइटनिंग रॉड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्वरित चालक। इसका कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम अमेरिका का एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम बहुत ही फेमस है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या किया, एक त्वरित चालक का कॉन्सेप्ट यूज किया। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने घरों की छतों पे एक त्वरित चालक जो कॉपर का बना होता है अपने घरों की छतों के ऊपर, देखते हैं काफी लोग अपने घरों के ऊपर लगाए भी होते हैं, अगर इस त्वरित चालक को लगाएं और केवल लगाने भर से नहीं, उस त्वरित चालक से एक मोटा वायर लेके जो कंडक्टर बहुत अच्छा हो उससे उसको ले आते हुए जमीन में उसको बरीड कर दे, मींस गाड़ दे, तो वो होता क्या है कि उस त्वरित चालक जैसे बिजली आती है, जैसे बिजली आएगी तो अब सब कॉन्सेप्ट समझिए, कोई भी बिजली ऊपर से आती है तो वो कंडक्टर खोजती है। तो ये कॉपर का बना होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो तुरंत वो बिजली क्या करती है, कॉपर की रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और वो कॉपर से होते हुए, उस वायर से होते हुए जमीन के अंदर चली जाती है बहुत तेजी से। तो इसलिए उस घर पे बिजली से गिरने से बचा जा सकता है एकदम सही तरीके से। और ये कॉन्सेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए थे। हम लोग देखे होंगे टावर के ऊपर, आप लोग देखे होंगे प्रायः कि टावर के ऊपर भी एक त्वरित चालक जो है कि लगाया जाता है इसी कॉन्सेप्ट के कारण, ताकि टावर के ऊपर से बिजली लगने से बचा जा सके। जी एकदम आप सही समझ रहे हैं। दूसरा, आप लोग सोचते होंगे कि बारिश होते समय एरोप्लेन तो ऊपर ही होता है, तो क्या एरोप्लेन को भी करंट मींस वो बिजली, आसमानी बिजली मारेगा तो उसमें जो आदमी जितने बैठे होंगे सब मारे जाएंगे, बेमौत मारे जाएंगे? लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, पहले इस बात को हम समझते हैं।
एरोप्लेन जो होता है, जो बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो एल्यूमिनियम के एक स्पेशल अलॉय से बना जाता है। उसकी प्रॉपर्टी ये होती है, और दूसरी बात ये कि उसको बहुत अच्छी पेंटिंग की जाती है, कोटिंग की जाती है, जिसके कारण वो बिजली जो आती है उस एरोप्लेन पे गिरती है, एकदम जाहिर सी बात गिरती है तो वो सरफेस के अकॉर्डिंग करंट फ्लो करती है। उसके अंदर बैठे हुए आदमी पे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, और उसका शेप बेलनाकार होता है। जैसे वो सरफेस पे पड़ती है, सरफेसियल मींस सरफेस से करंट फ्लो करते हैं, वो नीचे की तरफ आके वो जमीन की तरफ चली जाती है, और उसमें बैठा हुआ आदमी बच जाता है। इसको एक दूसरे कॉन्सेप्ट में भी समझ सकते हैं। फैराडे साहब ने क्या किया, एक कॉपर का केज बनाया, मींस गुफा बनाया। उस गुफे के अंदर अपने अंदर चले गए, और उसके बाद लोगों से कहा कि इसमें करंट फ्लो कराइए। तो उस देखा गया कि फैराडे साहब जिंदा बच गए, और उस गुफा के चारों तरफ मीन सरफेस के अकॉर्डिंग करंट तो फ्लो करा, लेकिन उसके अंदर कोई करंट का फ्लो नहीं हुआ। ये शो करता है कि हम किसी भी कंडक्टर को, अगर खोखला कंडक्टर है, उसके ऊपर करंट फ्लो सरफेस के अकॉर्डिंग फ्लो कर सकता है, पर उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है। इसी कारण अगर आपके आसपास कहीं कार हो और बिजली चमक रही हो, आ रही हो, तो आप कार में बैठ जाइए, आप ज्यादा सेफ हैं उसके कंपैरिजन की आप बाहर हैं, तो कार में बैठना ज्यादा सेफ है। तो दिस इज द पहला प्रिकॉशन जिसके थ्रू हम बच सकते हैं बिजली लगने से। दूसरी बात, मोबाइल में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मोबाइल जो होता है वो जो हमारे पास टावर होता है उससे कनेक्ट होता है। तो जो बिजली आती है वो कंडक्टर खोजती है, तो हम मोबाइल से बात कर रहे हैं और वो टावर से कनेक्टेड है, तो उसको बहुत अच्छा खासा कंडक्टर मिल जाता है, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिल जाते हैं, और बहुत तेजी से वो आता है और मार के चला जाता है, और आदमी का राम नाम सत्य हो जाता है। तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जब बारिश हो रही हो और बिजली तड़क रहा हो, तो हम लोग को अपने मोबाइल को एहतियात के तौर पे जरूर स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अगर जिंदगी हम लोग को अपनी प्यारी है तो हम लोग ये मौत के आंकड़े को काफी कम कर सकते हैं। उसके बाद आइए ट्री, पेड़। कुछ लोग कहते हैं दुधारू पेड़, मींस जैसे बरगद का पेड़ है उसके छाल को निकालेंगे दूध निकलता है। कुछ लोगों की भ्रांतियां कि दुधारू पेड़ के आसपास बहुत तेजी से बिजली लगता है। जी नहीं, किसी भी पेड़ के आसपास सब में नमी होती है, उसमें उस बिजली क्या करती है, नमी को खोजती है। तो अब पेड़ की ऊंचाई इतनी ज्यादा है और उसमें पत्तों में नमी बहुत ज्यादा है, तो बिजली जमीन पे आ रही है मान लीजिए, तो उसको नमी यहीं पे मिल गई ऊंचाई पे, तो वो बिजली पेड़ की तरफ बहुत तेजी से आती है। इसलिए जब बिजली गिर रही हो, मींस आसमानी बिजली तड़क रही हो, तो हमको पेड़ के आसपास नहीं रहना चाहिए अगर हमको जिंदगी सेफ रखना है तब। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि खाली मैदान, एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, खाली मैदान में बिजली बहुत तेजी से आती है। और एक जो हम लोग गलती करते हैं वो कि खाली मैदान में जब बिजली तड़कती है तो लोग भागने लगते हैं। एकदम नहीं, ना 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 ना, भागना नहीं है। भागने से जमीन और आपके पैर के बीच में फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, घर्षण उत्पन्न होगा, जिसके कारण स्टैटिक करंट उत्पन्न होगा, और वो बिजली बहुत तेजी से आपकी तरफ आकर्षित होगी और आपके मरने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए सावधानी ये बरतनी चाहिए कि खाली मैदान में अगर हम लोग हैं तो हम लोग को तुरंत बैठ जाना चाहिए, ताकि हम लोग की ऊंचाई कम हो जाए और बिजली के मारने के चांसेस कम हो जाए। और मान लीजिए एक चीज और, 2-3 लोग हैं तो कभी भी सट के नहीं बैठना चाहिए। कारण क्या है, हमारा बॉडी बहुत अच्छा खासा कंडक्टर है, तुरंत बिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और 2-3 लोग वहीं पे मारे जा सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि कम से कम 100 फीट की दूरी पे 2-3 लोगों को बैठ जाना चाहिए, और बिजली लगने से हम लोग बच सकते हैं। आगे और चीज सीख सकते हैं हम लोग, तालाब के आसपास भी हम लोग को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत अच्छा खासा कंडक्टर है, बहुत तेजी से उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसलिए बिजली जब आसमानी बिजली तड़कती हो तो हमको तालाब के आसपास नहीं रहना है। उसके बाद टावर के आसपास भी हम लोग को नहीं रहना है। तड़ित चालक जरूर लगे होते हैं उसके ऊपर, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए, इसलिए हमको किसी भी मोबाइल टावर के आसपास नहीं होने चाहिए। और जो सबसे बहुत हम लोग माइन्यूट मिस्टेक करते हैं, छाता। जो हम लोग छाता ओपन करते हैं तो उसमें एक रॉड लगा होता है, आप लोग देखे होंगे छाते के ऊपर एकदम बहुत अच्छे तरीके से, वो भी अच्छा खासा कंडक्टर है। अब वो भी तो बहुत ज्यादा जब बिजली तड़क रहा हो तो हमको भीगना ज्यादा पसंद है, लेकिन हम उस छाते को ना ओपन करें, क्योंकि वो अच्छा खासा कंडक्टर है। तो बिजली अगर आपके आसपास कहीं आ रही है छाते के आसपास, तो छाता को अट्रैक्ट करके आपको दिक्कत कर सकती है। इसलिए जब बहुत ज्यादा आसमानी बिजली चमक रही हो तो हम अपने आप छाते को जरूर बंद कर दें, बल्कि हम भीग जाएं वो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज जान जाने से। अब एक आंकड़ा हमें यह कहता है कि जो 2500 लोग मारे जाते हैं हमारे भारत में प्रति वर्ष, वो बिजली केवल डायरेक्ट सर पे नहीं गिरती है, डायरेक्ट सर पे गिरने से लोग नहीं मरते हैं, बिजली के जद में आने से, उसके चपेट में आने से लोग मरते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट बिजली आने से मरते हैं। ये बात हम लोग को समझना पड़ेगा। इसको स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। तो स्टेप पोटेंशियल के कारण बहुत लोग मरते हैं, ये 2500 लोगों में से।
अब इसके बाद जो कैसे मौत होती है, जब बिजली गिरती है तो हमारे जो हार्ट्स होते हैं, मींस दिल, लंग्स, नर्वस सिस्टम पे ये अटैक करता है, जिसके कारण हमारे दिल की धड़कन रुक जाती है और इसके कारण हमारी मौत हो जाती है। इन सब चीजों को समझ के हम अपने आप को बचा सकते हैं। एक भ्रांति ये भी हमारे समाज में है कि जो आंकड़ा हमारा भारतीय गवर्नमेंट का कहता है, वो ये कहता है कि आदमी जो 2500 लोगों में लगभग 80% लोग मेल लोग मारे जाते हैं, मींस आदमी लोग मरते हैं, और 20% लोग आसमानी बिजली से महिलाएं मरती हैं। तो लोग इसको बहुत सारी भ्रांतियों से, किंवदंती से जोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। अरे बाबा, तफरी करने के लिए बारिश में तो लड़के ज्यादा निकलते हैं ना, आदमी ज्यादा निकलते हैं ना, पतंग लूटने लड़के जाते हैं ना, बहुत कम लड़कियां जाती हैं ना, आदमी पे पान खाने के लिए आदमी जाते हैं ना, घूमने फिरने के लिए आदमी जाते हैं ना, फालतू के जाते हैं सब अपना तफरीबाजी करने के लिए। तो मरेगा कौन? क्या औरतें मरेंगी? तफरीबाजी तो आदमी कर रहे हैं ना सड़कों पे निकल के ज्यादा से ज्यादा। आप जाके देख लीजिए, 100 लोग अगर हैं तो उसमें से 90 लोग आदमी हैं, 10 लोग ही महिलाएं हैं, तो मरेगा कौन? आदमी मरेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये भारतीय गवर्नमेंट का आंकड़ा है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि बिजली लगने से सभी लोग का मौत होना ये कोई जरूरी नहीं है। बिजली लगती है तो कुछ लोगों के ऊपर टैटू जैसा एक निशान बन जाता है, जिसको हम लीचेनबर्ग कहते हैं। ये लीचेनबर्ग वो आदमी के क्या होता है, पीठ पे, हाथ पे, गले पे क्या होता है, एक टैटू जैसा आकार बन जाता है, जो हमेशा आदमी के शरीर पे बना रहता है जीवन पर्यंत। दूसरी बात, कुछ लोग ये भ्रांति फैलाते हैं कि जहां एक बार बिजली गिर जाती है वहां दोबारा बिजली नहीं गिरती। ये भी गलत बात है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में है, वहां प्रायः बिजली गिरा करती है। तो ये बात गलत है कि जहां एक बार बिजली गिर गया तो दोबारा नहीं गिरेगा और आप वहां जाके सोइए, ऐसी बात नहीं है। मर सकते हैं, बचना है। दूसरी बात, एक राइस सुलेमान आदमी, एक लोग ये भी कहते हैं कि एक बार जिसके ऊपर बिजली गिर जाए दोबारा नहीं गिरता, ये भी गलत है। राइस सुलेमान आदमी नाम का आदमी, उसके ऊपर 7 बार बिजली गिरी है और वो 7 बार बिजली के झटके को सहा है और आज भी जिंदा है। तो ये भ्रांति निकालिए कि एक बार जिसको जो बिजली के चपेट में आ गया दोबारा नहीं आएगा, ये भी गलत है। दूसरी बात कि हमेशा बिजली गिरने से लोगों की मौत ही हो जाए, इससे कुछ केवल घाटा ही होगा, ये कहना भी सही नहीं है। कुछ 1% या 0.0% के केस में क्या हुआ है कि एक लकवाग्रस्त आदमी अपने बगीचे में घूम रहा था, मींस व्हील चेयर पे बैठ के, और उसी समय आसमानी बिजली गिरती है, बारिश होती रहती है, आसमानी बिजली गिरती है और वो बेहोश हो जाता है और वो जाके एडमिट हो जाता है। जब दूसरे दिन उठता है तो उसके दिमाग के जो नर्वस सिस्टम के सारे नस खुल जाते हैं और वो आदमी खड़ा हो जाता है और चलना फिरना लगता है और वो स्वस्थ हो जाता है। लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है। इसका ये मतलब नहीं कि आप आसमानी बिजली आए तो जाके अपने आप को मरवा लीजिए अगर कोई कमी आपके शरीर में है। तो ये बहुत प्रायः नहीं है, ये बहुत कम केसेस में ऐसा पाया गया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन सारे सुझाव को, इन सारे एहतियात बरत के हम आसमानी बिजली से बच सकते हैं और अपने ही नहीं इस चीज को हम फैला के लोगों तक पहुंचा के हम बहुत सारे लोग इस आसमानी बिजली से बच सकते हैं। और जो ये आंकड़ा 2500 है, हम चाहते हैं कि ये आंकड़ा हमारे भारत में 0 हो जाए, तो ज्यादा अच्छी बात है। इन सारी चीजों को हम लोग फॉलो करेंगे और इसके लिए फिर अगले वीडियो में कुछ ऐसी चीजों को लेके आएंगे जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो। ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद।